हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट की हमको क्या ज़रूरत है जानने की? सबसे पहला सवाल, क्लाइमेट के बारे में हम क्यों जानें? क्योंकि क्लाइमेट हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, हर रोज़ इम्पैक्ट कर रहा है, हर किसी को इम्पैक्ट कर रहा है। कैसे? अगर नहीं करता होता तो क्या आप कश्मीर के अंदर एसी बेच सकते? राजस्थान वालों को हीटर बेच सकते? नहीं बेच सकते, क्योंकि क्लाइमेट इम्पैक्ट करता है, आपकी फसलों को इम्पैक्ट करता है, आपके जॉब को इम्पैक्ट करता है। कैसे? बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखें तो जैसे केरला में हम हमेशा न्यूज़ देखते हैं कि 4 जून को केरला में मानसून आएगा, लेकिन 4 जून को सबसे पहले केरला में क्यों आ रहा है? वहीं पे इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो रही है? मेघालय में इतनी बारिश क्यों हो रही है? मौसिन राम, चेरापूंजी, ये सब जगह जो इतनी फेमस है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है, वहीं पे क्यों हो रही है इतनी बारिश? राजस्थान में बिल्कुल नहीं हो रही, बहुत ही कम। वेस्टर्न राजस्थान तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। और अगर देखें तमिलनाडु के अंदर क्या होता है कि गर्मियों से ज़्यादा, यानी बारिश का जो मेन सीज़न है, बारिश के सीज़न से ज़्यादा कई बार सर्दियों में बारिश हो जाती है। और कहते हैं कि पहाड़ों की जैसे बारिश आती है, ठीक है, मान लिया। तो क्या वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में बारिश हो रही है बहुत सारी, लेकिन वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में उतनी बारिश हो रही है? वहाँ नहीं हो रही है। और पहाड़ की बात करें, राजस्थान में अरावली है, अरावली है, फिर भी उतनी बारिश नहीं हो रही वहाँ पे। तो इन सब के पीछे कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो रीज़न होगा। मैंगो शावर जो बोलते हैं हम, क्या मैंगो शावर में आसमान से आम बरसते हैं? उन सारे सवालों का जवाब जानना है तो हमें जानना होगा क्लाइमेट क्या होता है। तो इसी क्लाइमेट के बारे में हम बात करेंगे आज। शुरुआत करें कि सबसे पहले देखें कि क्लाइमेट के बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। क्लाइमेट और वेदर क्या एक ही चीज़ है या अलग है? एक्चुअली देखने जाओ तो दोनों सेम है। दोनों में हम बात करते हैं टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इन चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन हम जब इनको कलेक्टिवली देखते हैं कि एक दिन में सुबह से शाम तक के अंदर टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, तो इनके पीछे का डिफरेंस जो होता है, हम वो जो बोलते हैं उनको, वो होता है कलेक्टिवली मौसम, यानी कि वेदर। लेकिन एक लंबे पीरियड तक जब हम इसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स की बात करते हैं कलेक्टिवली, तो हम बोलते हैं उसे क्लाइमेट। ओके, तो वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक समय पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, कहाँ पे, उसको हम बोलेंगे वेदर। लेकिन क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा लगभग हम बात करें किसी एक बड़े एरिया के अंदर, तो किस तरह का वेदर रह रहा है उसको हम कलेक्टिवली बोलेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर बात कर रहे हैं राजस्थान के रेगिस्तान में कई बार 50 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन उसी दिन अगर आप जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बात करें, वहाँ पे उस टाइम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। जम्मू कश्मीर के द्रास वैली में सर्दियों में -45 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, जबकि तिरुवनंतपुरम में अभी भी 22 डिग्री है उसी रात। इसके अलावा अगर बारिश की बात करें, मेघालय में 400 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, लेकिन राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में और लद्दाख में देखने जाएं तो उसी समय में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है। तो कई पार्ट देश के ऐसे हैं जहाँ पे बारिश जो होती है वो जून से सितंबर के महीने में हो जाती है और लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन तमिलनाडु का कोस्ट ऐसा है जहाँ अक्टूबर और नवंबर तक बारिश चल रही है। इस सब के पीछे की जो वजह है वही हम मानसून और क्लाइमेट के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही है क्लाइमेट में, जो वेरिएशंस आ रहे हैं, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ, इन सब के पीछे की रीजंस क्या है? तो उनकी एक हमारे सामने एक लिस्ट है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? जो हम फैक्टर्स देखें रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ, वो होते हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, हिमालयन माउंटेन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, और कौन से ऐसे हैं दूसरे जो कि रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड है? उनमें देखेंगे तो आएंगे हमारे सरफेस विंड एंड प्रेशर, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके करते हैं। पहला देखें हम लैटिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड क्या होती है? अब जैसे आप लोग जानते हैं ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती हुई जा रही है, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ये 24 इसके ठीक नीचे।
ये यहाँ कच्छ से होती हुई जा रही है गुजरात से, और पूरे इंडिया को डिवाइड करता हुआ मिजोरम से वो गुजर रही है। तो ऐसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जा रही है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक नीचे का जो पार्ट है, इस रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, और इसके ऊपर का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हम जैसे जैसे देखें कि हमारी अर्थ गोल तो है, फ्लैट तो है नहीं। ठीक है, तो हमको पता है कि सन रेज जो होती हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन या कि यहाँ नीचे की तरफ जो है वहाँ एकदम स्ट्रेट गिरती हैं, तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। फिर जैसे जैसे यहाँ तक जा रहे हैं तो अर्थ का कर्वेचर बढ़ता है, तो सन रेज भी थोड़ी स्लैंटिंग हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, और वो टेढ़ी रेस की वजह से थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर वेरिएशन आता है जैसे जैसे हम नॉर्थ साइड में जाते हैं, उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं। इसलिए इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कवर कर रहा है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कवर कर रहा है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बीच में से जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड के बारे में क्या बात करें कि जैसे कि हम इंडिया के बारे में देखें कि हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हिमालयाज़ है हमारा यहाँ पे। इन हिमालयाज़ का यहाँ एवरेज हाइट 6000 मीटर तक है। इतनी ज़्यादा हाइट वाले एरियाज़ हैं, तो जितनी ज़्यादा पहाड़ियाँ होंगी, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, हमें पता है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर कम होता रहता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ का क्लाइमेट एकदम कोल्ड क्लाइमेट रहेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे ये जैसे कोस्टल एरिया हो गया, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई है ना, समुद्र तल से ऊंचाई 30 मीटर तक की है मात्र। अगर सिर्फ 30 मीटर तक की हाइट है तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ कुछ और कंडीशंस होगी, वहाँ हमेशा ठंडा टेम्परेचर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हिमालय हमको जो, हमने एक चीज़ आपने ज़रूर बचपन से सुन रखी होगी कि हिमालयाज़ जो हैं हमारे, वो ये चाइना की साइड से यानी सेंट्रल एशिया की साइड से जो कोल्ड वेव्स आ रही हैं विंड्स की, उन कोल्ड वेव से हमको बचाता है। वो वेव्स अगर हिमालय ना होता इतनी हाइट तक, तो वो वेव्स हमारे इंडिया में एंटर कर जाती और यहाँ भी कोल्ड डेजर्ट क्रिएट हो सकता था, जैसा हमारे लद्दाख साइड में है। जैसा कि हमारे लद्दाख वाले एरिया में कोल्ड डेजर्ट क्रिएट होता है, वो यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन थैंक्स टू हिमालयाज़। ठीक है, तो ये भी हमारे अर्थ के, हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है टेम्परेचर्स का। इसके अलावा देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड ओशन करंट्स। तो ओशन करंट्स और डिस्टेंस ऑफ सी के बारे में क्या बात करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ इंडिया के कौन से पार्ट में, इंटीरियर पार्ट में, फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान में हूँ, तो यहाँ से जो ओशन से हमारा डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। यहाँ से ओशन से यहाँ जैसे मुंबई है, तो मुंबई के अंदर हमेशा हम देखते हैं कि जो लोग मुंबई में रहते हैं वहाँ हमेशा से एक सिंपल क्लाइमेट, हमेशा साल भर तक सेम रहेगा, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। कोई भी कोस्टल एरिया देख लो, चाहे वो मुंबई का हो या फिर चेन्नई का हो, ये सारे कोस्टल एरियाज़ के अंदर टेम्परेचर साल भर लगभग सेम रहता है, वहाँ ठंड उतनी पड़ती नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, इससे दूर की तरफ जाते हैं, राजस्थान की तरफ गए, तो आपका क्या होगा, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हमको मिलती हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड। इन सब के पीछे का रीज़न क्या है, समंदर के पास रहने से फ़ायदा क्या होता है, एक्चुअली समंदर से एक लोकल विंड्स निकलती है, उन विंड्स को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ये क्या होती है, दिन के टाइम में ठंडी हवा जो होती है वो समंदर से ज़मीन की तरफ आती है, और रात के समय में ठंडी हवा ज़मीन से समंदर की तरफ जाती है। ये दिन के टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इस तरह का सिचुएशन हर जगह रहता है, जिसकी वजह से इन लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से इन एरियाज़ में टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। लेकिन ये ब्रीज लोकल होती है, ये ऊपर तक नहीं जा सकती, इसीलिए वहाँ पे आपको एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ये आपकी किताब में नहीं है, तो मैंने सोचा इसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं ओशन करंट्स। ठीक है, ओशन करंट्स क्या होते हैं कि जैसे ये समंदर के अंदर भी अलग अलग तरह के, समंदर का पानी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। तो वो कैसे मूव करता है, वो करंट्स की वजह से मूव करता है। करंट्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, वो दो कौन से टाइप्स होते हैं, एक होता है वार्म करंट, दूसरा होता है कोल्ड करंट। वार्म करंट और कोल्ड करंट जब विंड्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये वार्म करंट उस कोस्टल एरिया को भी वार्म कर देंगे। अगर यहाँ से कोल्ड करंट आ रहा है तो वो भी उस कोस्टल एरिया को कोल्ड कर देंगे। तो वहाँ का टेम्परेचर मतलब काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होगा, किसकी वजह से, ओशन करंट्स की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपके टेम्परेचर प्रेशर को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर एंड सरफेस विंड्स की। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
ये साइंस कहाँ से आ गया? कोई सोच रहे होंगे फिजिक्स कहाँ से आया बीच में, हम तो सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। अरे सोशल साइंस में भी पीछे साइंस है। तो थोड़ा तो साइंस देखना पड़ेगा इसके पीछे भी। तो चलो इतना टफ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसान। जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा पूरा इंडिया है जो कि लैंड बॉडी है। लैंड क्या है? सॉलिड। और यहाँ हम देख रहे हो इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्या है? पानी। पानी क्या है? लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड में किस तरह का डिफरेंस होता है? जैसे कि कोई भी चीज़ अगर सॉलिड होगी तो उसको गर्म करना आसान होगा, वो जल्दी गर्म हो जाएगी। लिक्विड को गर्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। तो क्या होता है कि गर्मियों में हमारा जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उस टाइम पे पूरा इंडिया जो है, जो कि सॉलिड लैंड बॉडी है, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। जल्दी गर्म यानी कि हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। जस्ट ऑपोजिट है, मैंने बताया ना, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा इंडिया में। दूसरी तरफ यहाँ पे हाई प्रेशर जोन होगा ओशंस में, जस्ट ऑपोजिट। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूव करती है। विंड का हमेशा एक ही तरीका होता है, विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। इसीलिए क्या होता है कि हमारा मानसून जो आता है, वो मानसून हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक तरह की विंड ही है। मानसून क्या है? विंड है। वो यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। ये हमारी विंड सिस्टम जो आ रही है उसकी वजह से ही बारिश होती है। बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि ये विंड जो है समंदर के ऊपर इवापोरेशन से जो बादल बना, जो मॉइस्चर उसने कलेक्ट किया, वही मॉइस्चर को लेके इधर आएगी, वही मॉइस्चर को लेके इधर आएगी और उसकी वजह से आपकी बारिश होगी वहाँ पर। ठीक है। और मानसून से किस तरह से कहाँ कहाँ बारिश हो रही है वो हम मानसून वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम प्रेशर और विंड्स में। तो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर प्रेशर का किस तरह का रिलेशन है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स। एक बीच में आपका टॉपिक बीच में आता है। ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है अगर आप समझना चाहें तो, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ को मूव कर, अर्थ मूव कर रही है। ठीक है। अर्थ के मूवमेंट की वजह से ओशन करंट्स और इनके अंदर भी मूवमेंट होता है। ठीक। तो उसमें होता क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई चीज़ होती है वो राइट साइड में मूव कर रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में मूव कर रही है। ये एक तरह का अपरेंट फोर्स है। अपरेंट फोर्स यानी कि कहने का मतलब एक तरह का फॉल्स है। ये रियल में ऐसा होता नहीं, लेकिन अर्थ के मूवमेंट की वजह से ऐसा हमको फील होता है। कैसे फील होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे ये पानी की बोतल है। ठीक है। पानी की बोतल को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, मैं इसको अपनी तरफ से मैं राइट साइड में घुमा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये आपके लेफ्ट साइड में घूम रही है। मेरे को लग रहा है कि ये राइट साइड में घूम रही है। ठीक है। तो इसी तरह से अर्थ के एक साइड से विंड जो होती हैं वो राइट साइड में मूव कर रही हैं, ऑपोजिट साइड में लेफ्ट साइड में मूव कर रही हैं, जबकि एक्चुअल में तो वो एक ही साइड में मूव कर रही है। ठीक है। अर्थ भी एक ही साइड में मूव करती है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स आर मूविंग इन राइट साइड और ओशन करंट्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, जबकि सदर्न पोल की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसकी वजह से ओशन करंट्स जनरेट होते हैं और वो भी हमारा विंड सर्कुलेशन को, हमारे ओशन करंट्स को इम्पैक्ट करते हैं, जिनकी वजह से अल्टीमेटली हमारा क्लाइमेट भी इम्पैक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर नाम से ही क्लियर है, अपर एयर हवा के ऊपर वाले पार्ट में कौन सा एयर सर्कुलेशन हो रहा है। फॉर ये इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, पहले ये पता होना चाहिए कि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, सबसे पहली लेयर हमने सुना है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाते हैं। तो ट्रोपोस्फियर जिसमें मेन हमारा विंड का सर्कुलेशन होता है, जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, उसे ट्रोपोस्फियर के अपर पार्ट के अंदर एक और स्पेशल विंड चलती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में आपकी बुक में दिया है, मैं जो वो चीज़ बताऊंगा जो आपकी बुक में नहीं दिया है। क्या होता है कि जेट स्ट्रीम्स जो है इनके बारे में रिसर्च बहुत पहले, वो 1920s 1930s की बात है, तो उस टाइम के अंदर हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि जब डिटेल में पता चला इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम पे क्या हुआ कि जेट एयर प्लेन वाले जो पायलट होते थे, ये पायलट्स उस पोर्शन से मूव करते थे अपने प्लेन को, और जब उन्होंने देखा कि अगर वो विंड के साथ मूव कर रहे हैं, वो जेट स्ट्रीम के साथ मूव कर रहे हैं, तो क्या होता था, उनकी स्पीड बढ़ जाती थी, उनका फ्यूल बचता था, उनको फ़ायदा होता था। और जब उनको ऑपोजिट साइड में जाना होता था विंड के, तो उनको दिक्कत आ जाती थी, तब उनका फ्यूल और ज़्यादा कंजम्पशन होता था और प्रॉब्लम्स होती थी। इस वजह से उन्होंने इन जेट स्ट्रीम्स को समझते हुए उनके ऊपर चलाना है फ्लाइट को या उनके नीचे चलाना, ये सब एडजस्टमेंट करना सीखा। और जो भी पायलट्स होते हैं उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फ्यूचर में पायलट बनना चाहते हैं तो जेट स्ट्रीम आपके सिलेबस में रहेगा ही हमेशा। लेकिन फिलहाल क्लाइमेट के बारे में बात करें तो इन जेट स्ट्रीम्स का इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों जानना चाहते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में।
उसके लिए आपको समझना होगा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है? एक चीज़ तो कहने का मतलब है कि वेस्टर्न यानी वेस्ट से कहीं से आ रहा है। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, साइक्लोन क्या होता है? जब दो तरह की विंड एक तरह की मिल रही है, हाई प्रेशर लो प्रेशर वाली विंड अचानक से एक जगह पे मिलती है तो साइक्लोन क्रिएट होता है। ठीक है, ये साइक्लोन इस तरह से आपने देखे होंगे, किस तरह के सर्कुलर साइक्लोन्स होते हैं, लेकिन ऐसा कोई वो तो छोटी चीज़ है, ये एक बड़े लेवल का साइक्लोन है। ये साइक्लोन कैसे आ रहा है? ये एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सर्दियों में तो हमारे यहाँ बारिश होती नहीं है, इंडिया में मैक्सिमम बारिश के सीज़न में होती है, लेकिन विंटर में कई जगह पे बारिश होती है। नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का जो है, यानी कि हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर और ये नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जहाँ पे सर्दियों में भी बारिश होती है। और वो क्यों होती है? वो होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये हमारा जो लगभग यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, इस मेडिटेरेनियन सी से ये जेट स्ट्रीम चल रही है, ये है आपकी जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम जो यहाँ से चल रही है वो इस मेडिटेरेनियन सी की तरफ से थोड़ा सा मॉइस्चर लेके आती है, और वो मॉइस्चर लेके वो यहाँ आती है, और उस मॉइस्चर की वजह से बारिश होती है नॉर्दर्न इंडिया में। बाकी ये बारिश हो नहीं सकती थी, लेकिन इस जेट स्ट्रीम की वजह से यहाँ पे हो रही है इसलिए। और ये कहाँ से आ रहा है? ये अपर एयर सर्कुलेशन है। अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से, जेट स्ट्रीम्स की वजह से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, यानी कि वेस्टर्न साइड से जो वेस्टर्लीज आ रही है, वेस्टर्ली मतलब एक तरह की विंड है जो कि वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब ये विंड्स आती हैं तो ये अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं, और उस मॉइस्चर की वजह से नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया में बारिश होती है। और कैसे कैसे तरह से बारिश होती हैं, हम मैंगो शावर्स की बात कर रहे थे, ये मानसून क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, ठीक है, जनवरी में, सर्दियों में, ये सारे मानसून क्या होता है, इन सब के बारे में हम और जानेंगे। ये टॉपिक्स हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।